Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I'm Neeraj Kumar Kathal. Today is 6th of July 2023. Let's begin today's nursing MCQ session for upcoming AIMS NORCET exam. Our first question is X-linked recessive condition is इनमें से कौन सा डिजीज एक्स लिंक्ड रिसेसिव कंडीशन के कारण होता है? हीमोफीलिया, G6PD डेफिशिएंसी, थैलेसीमिया या फिर ऑप्शन ए एंड बी बोथ? फर्स्ट क्वेश्चंस करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। यहां पर हीमोफीलिया और G6PD डेफिशिएंसी दोनों ही डिजीजेस एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीजेज हैं। हीमोफीलिया एक ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें ब्लड क्लॉट प्रॉपरली नहीं बन पाता, जिससे क्लाइंट में लगातार ब्लीडिंग होने का रिस्क बना रहता है। G6PD डेफिशिएंसी के कारण क्लाइंट में जो आरबीसीज होता है उसका प्री मैच्योर रप्चर डिस्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। G6PD डेफिशिएंसी डिजीज की अगर फुल फॉर्म आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज A postpartum client who delivered 3 hours ago states, "I feel all wet underneath. What should be the initial action of the nurse?" किसी प्रेग्नेंट वुमेन ने 3 घंटे पहले अपने बेबी को डिलीवर किया। अब ये वुमेन कहती है कि उसे उसके नीचे सब कुछ गीला गीला लग रहा है, सब कुछ वेट फील हो रहा है। तो इस स्टेटमेंट के बाद सबसे पहला एक्शन क्या होगा? पेशेंट बेड पर लेटी हुई है और आपसे कहती है कि उसे उसके नीचे लोअर बॉडी में कमर के हिस्से के आसपास कुछ गीला गीला महसूस हो रहा है, वेट फील हो रहा है। तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? और इस वुमन ने 3 घंटे पहले अपने बच्चे को जन्म दिया है। ऑप्शंस आर डिटरमाइन व्हेन शी लास्ट वॉइडेड। हम उससे पूछेंगे कि आपने आखिरी बार यूरिन पास कब किया था, वॉइड कब किया था। ऑप्शन बी आस्क द क्लाइंट टू रेट हर डिस्कम्फर्ट 0 to 10 स्केल। हम उसे पेन रेटिंग स्केल में उसे कितना पेन हो रहा है, कितना डिस्कम्फर्ट हो रहा है, इसे 0 से 10 के बीच में रेटिंग करने के लिए कहेंगे। ऑप्शन सी परफॉर्म पेरिनियल केयर। हम उसके पेरिनियम एरिया में क्लीनिंग करेंगे, उसे पेरिनियम एरिया की केयर दे देंगे। ऑप्शन डी हैव द क्लाइंट टू रोल ओवर टू असेस हर लोकिया फ्लो। हम क्लाइंट को करवट पर लिटा देंगे, उसे रोल ओवर करेंगे ताकि उससे कितना लोकिया डिस्चार्ज हुआ है, कितना लोकिया निकला है, इस चीज का असेसमेंट किया जा सके। कौन सा एक्शन सबसे पहले एज अ नर्स आप यहां लेंगे इस पेशेंट के स्टेटमेंट के बाद? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। यहाँ पर जब पेशेंट ने कहा कि उसे कुछ गीला गीला महसूस हो रहा है तो तुरंत हमारे दिमाग में ब्लीडिंग के बारे में आना चाहिए, हेमरेज के बारे में आना चाहिए। और हमारा यहाँ पर सबसे इनिशियल असेसमेंट होगा कि हमें क्लाइंट को करवट दिलाकर रोल ओवर करने के बाद उसकी वेजाइनल ब्लीडिंग कितनी हुई है, इस चीज का असेसमेंट करना होगा। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज A client who had total hip replacement asked the nurse about the continuous regional analgesia being used. What information should the nurse include when explaining the benefits of this treatment over conventional methods to control pain? किसी पेशेंट के अंदर टोटल हिप रिप्लेसमेंट किया गया था, यानी उसके कूल्हे को पूरी तरह से चेंज किया गया था। अब
इस पेशेंट में दर्द ना हो इसलिए उसे कंटिन्यूअस रीजनल एनाल्जेशिया लगाया गया है। इस मेथड से एनाल्जेसिक्स को डिलीवर करना क्यों पुराने तरीके से पेन कंट्रोल के मेथड से बेहतर है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है एडजस्टिंग द डोज इज इजीली डन, इसके साथ हम डोज को आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं। ऑप्शन टू, न्यूरोपैथिक पेन कैन बी रिलीव्ड, इससे न्यूरोपैथिक पेन ठीक हो सकता है। ऑप्शन थ्री, सिस्टमिक साइड इफेक्ट्स आर मिनिमम, इससे जो सिस्टमिक साइड इफेक्ट्स होते हैं वो कम से कम होते हैं। ऑप्शन फोर, द नीड फॉर पेरेंटल मेडिकेशन इज अवॉइडेड, इससे हमें पेरेंटल रूट से मेडिसिन नहीं देनी पड़ती। क्यों कंटिन्यूअस रीजनल एनाल्जेसिया कन्वेंशनल मेथड से बेहतर है? यहाँ पर देखिएगा, ऑप्शन थ्री बिल्कुल सही ऑप्शन माना जाएगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन है, सिंपली समझने की कोशिश कीजिएगा। पेशेंट को हम रीजनल एनाल्जेशिया दे रहे हैं, यानी कि पेशेंट में हमने जो हिप जॉइंट को चेंज किया है, हिप को रिप्लेस किया है, तो क्लाइंट की बॉडी में हिप एरिया में, हिप जॉइंट वाले एरिया में दर्द होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ क्लाइंट के हिप वाले एरिया के अंदर एनाल्जेसिक मेडिसिन लगा रहे हैं, ना कि उसे पूरी ऐसी कोई टैबलेट दे रहे हैं या इंजेक्शन लगा रहे हैं। हम सिर्फ उस एरिया में लोकल एनेस्थेटिक दे रहे हैं, पेन, इससे पेन कंट्रोल हो रहा है, और लोकल एनेस्थीसिया देने की वजह से क्लाइंट में सिस्टमिक रिएक्शंस होने की संभावना हट जाती है। सो ये चीज इस वजह से ज्यादा बेनिफिशियल है। हम क्लाइंट को टोटल हिप रिप्लेसमेंट के बाद रीजनल एनाल्जेशिया दे रहे हैं, यानी उसके हिप एरिया में लोकल एनेस्थेटिक ड्रग लगा रहे हैं, इंजेक्शन लगा रहे हैं, और इससे क्लाइंट के अंदर जो सिस्टमिक रिएक्शन है वो नहीं डेवलप होगी। सो दिस इज द मोर बेटर ऑप्शन टू कंट्रोल द पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कीटोन बॉडीज इन यूरिन आर आइडेंटिफाइड बाय, इनमें से किस टेस्ट के द्वारा आप यूरिन में कीटोन बॉडीज है या नहीं इस चीज को पता कर सकते हैं? हीट एंड एसिटिक एसिड टेस्ट, रोथेरास टेस्ट, बेंजीडाइन टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, रोथेरास टेस्ट। कीटोन बॉडीज का यूरिन में प्रेजेंस आइडेंटिफाई करने के लिए रोथेरास टेस्ट करवाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मोस्ट कॉमन कैंसर अकर इन इंडिया इज, भारत में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कैंसर कौन सा है? ब्रेस्ट, बोन, लंग, रीनल। ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इन ऑप्शंस में से देखा जाए तो ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज्यादा भारत में पाया जाने वाला कैंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डेवलपमेंट ऑफ द किडनी टेक्स प्लेस इन, इनमें से किस जगह पर किडनीज का डेवलपमेंट होता है? सर्वाइकल रीजन, थोरैसिक रीजन, लंबर रीजन, सैक्रल रीजन। ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। Kidneys are developed at the sacral region. Kidneys are developed at the sacral region. Next question is, diarrhea takes out too much water and minerals which causes, अगर किसी क्लाइंट को डायरिया हो जाता है तो डायरिया के कारण बॉडी से बहुत ज़्यादा पानी बाहर निकल जाता है, मिनरल्स की शरीर में कमी हो जाती है, तो इससे क्या होता है, इसे किस टर्म द्वारा डिनोट करेंगे? ड्राइनेस, सॉरी, लैक ऑफ एनर्जी, ड्राइनेस, हंगर, डिहाइड्रेशन। डायरिया में पानी और मिनरल्स के शरीर से बाहर निकलने की वजह से कौन सी कंडीशन देखने को मिलेगी? ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर, डिहाइड्रेशन। डायरिया में डिहाइड्रेशन डेवलप होता है ड्यू टू मच एक्सक्रीशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स।
and it can be the cause of death. Next, when thought are too quick without association, it is called. जब किसी के मन में नए नए लगातार विचार आए जो एक दूसरे से जुड़े ना हो, तो इसे हम क्या कहेंगे? दिमाग में विचारों का लगातार आना, क्विकली आना, तेजी से आना और एक दूसरे से जुड़े हुए ना होना क्या कहलाता है? फ्लैग एसोसिएशन, फ्लाइट ऑफ आइडियाज, मैनरिज्म या कैटेलेप्सी? Option B is correct here. Flight of ideas is a condition in which thoughts came too quickly without association, and it is seen in the patient who is having mania. Next question is which color blindness is due to problem with. इनमें से किसमें डिफेक्ट के कारण क्लाइंट को कलर ब्लाइंडनेस हो सकती है, यानी कि वो अलग अलग रंगों को डिफाइन नहीं कर सकता, पता नहीं कर सकता, उसको सारे कलर एक जैसे दिखाई देते हैं। तो क्या ये रोड्स में प्रॉब्लम के कारण है, कोन्स में प्रॉब्लम के कारण है, एक्वस ह्यूमर में प्रॉब्लम के कारण है या फिर लेंस में प्रॉब्लम के कारण? आंख के किस हिस्से में प्रॉब्लम की वजह से व्यक्ति हरे और लाल रंग को पहचान नहीं पाता, ये आपको बताना है, कलर ब्लाइंडनेस के बारे में बताना है। देखिए, यहाँ पर सही ऑप्शन होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कोन्स। हमारा हमारे आई के अंदर, आंखों के अंदर जो कोन सेल्स पाए जाते हैं, इनके द्वारा हमें कलर का परसेप्शन होता है और हमारे सेंट्रल विजन के लिए यही रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं। अब किसी क्लाइंट के अंदर इन कोन सेल्स के अंदर डिफेक्ट आ जाए या इनकी संख्या कम हो जाए, तो हम कलर को परसीव नहीं कर पाएंगे और हमारा जो सेंट्रल विजन है वो भी क्लियर नहीं होगा। तो कौन्स आर द रिस्पॉन्सिबल सेल्स फॉर कलर एंड सेंट्रल विजन। अब इसके अलावा आंखों में एक रॉड सेल्स भी पाए जाते हैं, ये हमारे पेरिफेरल विजन को मेंटेन करते हैं। पेरिफेरल विजन यानी कि हम हमारे आईज के सेंट्रल पार्ट के अलावा जो आसपास की चीजें देख पा रहे हैं, सेंट्रल पेरिफेरी विजन जो हमारा है, उसके लिए रॉड सेंस रिस्पॉन्सिबल मानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज when assessing a client for risk of hyperphosphatemia, which piece of information is most important for the nurse to obtain? किसी पेशेंट में हाइपरफॉस्फेटीमिया के लिए कौन सा रिस्क फैक्टर हो सकता है, ये आपको बताना है। यानी कि इन चारों में से किस कंडीशन के होने पर क्लाइंट के शरीर में फॉस्फेट का लेवल बढ़ सकता है, फॉस्फोरस का लेवल बढ़ सकता है, यानी हाइपरफॉस्फेटीमिया कंडीशन हो सकती है। ऑप्शंस आर अ हिस्ट्री ऑफ रेडिएशन ट्रीटमेंट इन द नेक रीजन। अगर क्लाइंट ने पहले नेक एरिया में रेडिएशन ट्रीटमेंट लिया हो तो। ऑप्शन बी, हिस्ट्री ऑफ रीसेंट ऑर्थोपेडिक सर्जरी, क्लाइंट को हड्डियों से रिलेटेड कोई सर्जरी हुई हो तो रिसेंटली। ऑप्शन सी, अ हिस्ट्री ऑफ मिनिमल फिजिकल एक्टिविटी, क्लाइंट अगर फिजिकल एक्टिविटी कम करता हो तो। ऑप्शन डी, अ हिस्ट्री ऑफ क्लाइंट्स फूड इनटेक, क्लाइंट ज्यादा मात्रा में फॉस्फोरस इनटेक करता हो। हाइपरफॉस्फेटीमिया यानी शरीर में फॉस्फोरस का लेवल किस कंडीशन में बढ़ सकता है, ये आपको बताना है। यहां पर सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। अगर क्लाइंट ने पहले नेक रीजन में रेडिएशन ट्रीटमेंट लिया है कैंसर के इलाज के लिए, तो हो सकता है थायराइड ग्लैंड के पोल्स पर मौजूद पैराथायरॉयड ग्लैंड डैमेज हो गई हो और इन पैराथायरॉयड ग्लैंड के डैमेज होने की वजह से क्लाइंट की बॉडी में फॉस्फोरस का रेगुलेशन डिस्टर्ब हो गया हो और अब क्लाइंट की बॉडी में लगातार फॉस्फोरस का लेवल बढ़ रहा है और हाइपरफॉस्फेटीमिया कंडीशन डेवलप हो रही है। एक बार फिर से समझिएगा,
हमारे नेक वाले हिस्से में, गर्दन वाले हिस्से में एच शेप या बटरफ्लाई शेप की थायराइड ग्लैंड पाई जाती है। इस थायराइड ग्लैंड के पोल्स के ऊपर इस तरह से 4 पैराथायरॉइड ग्लैंड्स पाई जाती हैं। अगर क्लाइंट को गर्दन से रिलेटेड कोई कैंसर हो जाए, नेक एरिया में कैंसर हो जाए और इसके ट्रीटमेंट के लिए वो अगर रेडिएशन थेरेपी लेता है, रेडिएशन ट्रीटमेंट लेता है, तो इन रेडिएशन थेरेपी के दौरान रेडिएशंस के कारण हो सकता है ये थायराइड ग्लैंड डैमेज हो गई हो और हमारे शरीर में फास्फोरस की कितनी मात्रा आवश्यक है उतना रखकर बाकी एक्स्ट्रा फास्फोरस को बाहर निकालने का काम, यानी कि फास्फोरस को रेगुलेट करने का जो काम होता है वो इन्हीं पैराथायरॉइड ग्लैंड द्वारा किया जाता है। अब शरीर में पैराथायरॉइड ग्लैंड डैमेज हो चुकी हैं, खराब हो चुकी हैं, तो इस सिचुएशन में फास्फोरस का रेगुलेशन डिस्टर्ब हो जाएगा और क्लाइंट के अंदर हाइपरफॉस्फेटीमिया जैसी कंडीशन देखने को मिलेगी। क्लाइंट को ऑर्थोपेडिक सर्जरी हुई है तो इससे फास्फोरस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर क्लाइंट कम फिजिकल एक्टिव है या फिर खाने में फूड में ज़्यादा फास्फोरस ले रहा है तो इससे कोई ज़्यादा लेवल बढ़ने वाला नहीं है। कम फिजिकल एक्टिविटी के कारण कैल्शियम का लेवल बढ़ या घट सकता है और फूड इनटेक में फास्फोरस अगर ज़्यादा भी लिया जाए तो पैराथायरॉइड ग्लैंड इसे रेगुलेट कर देती हैं, तो ये ऑप्शन सारे गलत हो जाएंगे। ऑप्शन 1 इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट एक्यूरेट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए, डबल चेकिंग इज रिक्वायर्ड बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूज करने से पहले डबल चेक करना जरूरी है। ऑप्शन बी, यूज लार्ज बोर कैन्यूला ऑफ 16 to 18 गॉज फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूशन। ब्लड ट्रांसफ्यूशन के लिए 16 से 18 गॉज का कैन्यूला इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन सी, इन द इनिशियल 15 मिनट्स टाइमिंग द नर्स शुड रिमेन विद द क्लाइंट। शुरुआत के पहले 15 मिनट जब ब्लड ट्रांसफ्यूशन शुरू किया जा रहा है उस समय नर्स को पेशेंट के साथ रहना चाहिए। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, ये सभी सही हैं। कौन सा स्टेटमेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए सबसे सही है, इसे आपको सेलेक्ट करना है। ऑप्शन ए में कहा गया है कि हमें डबल चेक करना चाहिए, जो कि बिल्कुल सही ऑप्शन है। ऑप्शन बी में 16 से 18 गॉस का कैन्यूला इस्तेमाल करने को कहा गया है, जो कि सही है। वैसे अगर एग्जैक्ट आपसे पूछा जाए तो ग्रीन कलर का 18 गॉस का जो कैन्यूला होता है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए सबसे सही माना जाता है। इससे छोटे साइज के कैन्यूला से ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने पर जो ब्लड सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉयड हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं, तो हमें 18 गॉस साइज को प्रीफर करना चाहिए। और जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन शुरू करते हैं तो पहले 15 मिनट में ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो सकती है, तो क्लाइंट में किसी प्रकार की रिएक्शन के सिम्टम्स तो नहीं आ रहे हैं। इस चीज़ को असेस करने के लिए पहले 15 मिनट में हमें क्लाइंट के साथ रहना चाहिए और इसी वजह से ऑप्शन डी को हम यहाँ सही मानेंगे। ऑल ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग ड्रग्स हैज द साइड इफेक्ट एज हाइपरटेंशन। इनमें से किस मेडिसिन की वजह से हाइपरटेंशन डेवलप हो सकता है। कोकीन यूज, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स या फिर ये सभी। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, कोकीन यूज, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, इन सभी के इस्तेमाल की वजह से हाई बीपी हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a client is admitted to acute care unit. Initial laboratory values reveal sodium of 170 milliequivalent per liter. What behavior changes would be most common for this client? किसी पेशेंट को 170 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर सोडियम लेवल होने के बाद हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था। अब इस पेशेंट में, इस सिचुएशन में आपको कौन सी फाइंडिंग देखने को मिलेगी ये आपको बताना है।
एंगर, मेनिया, डिप्रेशन, साइकोसिस। किसी भी पर्सन में नॉर्मल सीरम सोडियम लेवल जो होता है वो 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है या मिली मोल पर लीटर होता है। अगर इससे ज़्यादा सोडियम हो जाए बॉडी के अंदर तो हम इसे हाइपरनेट्रीमिया नाम से जानते हैं। और हाइपरनेट्रीमिया के होने पर क्लाइंट के द्वारा मैनिक बिहेवियर दिखाया शो किया जाता है, यानी क्लाइंट बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा, वो कुछ ऐसी एक्टिविटी करेगा जो कि नॉर्मली क्लाइंट नॉर्मल पर्सन नहीं करते। सो मैनिक लाइक बिहेवियर सीन इफ द hypernatremia condition occurs. Next question is lateral curvature of spinal cord is termed as। अगर किसी क्लाइंट में रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कॉर्ड इस प्रकार से साइड से मुड़ी हुई हो तो इसे आप किस कंडीशन का नाम देते हैं? लॉर्डोसिस, स्कॉलियोसिस, काइफोसिस या फिर ये सभी? The right answer is option B. It is called scoliosis. अगर किसी क्लाइंट में स्पाइनल कॉर्ड जो है लेटरली कर्व्ड होती है, यानी कि लेटरल साइड में कर्व्ड होती है, यानी कि साइड में मुड़ जाती है, तो ये चीज स्कॉलियोसिस कहलाती है। और अगर यही स्पाइनल कॉर्ड इनवर्ड कन्वर्ट हो जाए, इनवर्ड कर्व हो जाए, यानी आगे की तरफ झुक जाए, मुड़ जाए, तो ये कंडीशन लॉर्डोसिस कहलाती है, जो कि नॉर्मली प्रेगनेंसी के अंदर देखने को मिलती है। और काइफोसिस क्या है? इट इज अ आउटवर्ड कर्वेचर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड नोन एज काइफोसिस। हिंदी में इसे कुबड़ निकलना कहते हैं। इसमें बैकवर्ड आर्चिंग हो जाती है, जिससे रीढ़ की हड्डी का ऊपर वाला भाग जो है बाहर उभरा हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओलिगोहाइड्रेमनियोस इज सीन इन। इनमें से किस कंडीशन के होने पर ओलिगोहाइड्रेमनियोस हो सकता है? रीनल एजिनेसिस, इसोफेजियल अट्रेसिया, एक्सोम्फेलस या फिर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, रीनल एजेनेसिस। आइए इस चीज को थोड़ा समझ लेते हैं। ओलिगोहाइड्रेमनियोस का मतलब होता है प्रेगनेंसी के दौरान यूट्रस में एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा अगर 200 ml से कम हो तो ये कंडीशन ओलिगोहाइड्रेमनियोस कहलाता है। प्रेगनेंसी पीरियड में बच्चा जब यूट्रस के अंदर होता है तो बच्चे के चारों तरफ जो लिक्विड पाया जाता है उसे एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। और अगर प्रेगनेंसी के दौरान एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा 200 ml से कम हो तो ये कंडीशन एम ओलिगोहाइड्रेमनियोस के रूप में जानी जाती है। अब इस कंडीशन के लिए रीनल एजेनेसिस कैसे रिस्पॉन्सिबल है? तो रीनल एजेनेसिस शब्द का मतलब होता है बच्चे की किडनी अभी बनी ही नहीं है, किडनी ने अपना काम करना शुरू किया ही नहीं है। और किडनी अपना काम अगर शुरू नहीं करेंगी तो यूरिन का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, और यूरिन नहीं होगा तो फिर एमनियोटिक फ्लूइड भी नहीं बन पाएगा। प्रेगनेंसी में बच्चे के चारों तरफ एमनियोटिक सैक के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड में मैक्सिमम जो पार्ट जो होता है वो बच्चे का यूरिन होता है, फीटस का यूरिन होता है। और बच्चे का यूरिन बनाने के लिए किडनीज की होने की आवश्यकता है। और अगर किडनी ही नहीं होंगी तो यूरिन नहीं बनेगा, यूरिन नहीं बनेगा तो फिर एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा नहीं बनेगी, एमनियोटिक फ्लूइड भी कम हो जाएगा, यानी कि ओलिगोहाइड्रेमनियोस कंडीशन देखने को मिलेगी। सो ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज all are the nursing responsibilities while caring for a person who is suffering from thrombophlebitis except। अगर किसी पर्सन को थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस कंडीशन है तो उसमें कौन सी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको नहीं यूज करनी है? ऑप्शन ए, एजुकेट द क्लाइंट टू अवॉइड स्ट्रेनिंग ड्यूरिंग डेफिकेशन। हम इस पेशेंट को स्टूल पास करते समय, डेफिकेट करते समय
स्ट्रेनिंग करने की मनाही देंगे, यानी कि उसे कहेंगे कि वो स्टूल पास करने के लिए फोर्स ना लगाए, ताकत ना लगाए, जोर ना लगाए। ऑप्शन बी, लेग शुड नॉट बी मसाज्ड, हम उसे पैरों में मालिश नहीं करने देंगे। ऑप्शन सी, एडमिनिस्टर ऑर्डर्ड एंटीकोगुलेंट, हम उसमें एंटीकोगुलेंट्स देंगे। ऑप्शन डी, कीप द लेग इन डिपेंडेंट पोजीशन, हम उसे पैरों को डिपेंडेंट पोजीशन में यानी कि लटका कर रखने के लिए कहेंगे। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस कंडीशन का सिंपल मीनिंग होता है कि बॉडी की किसी हिस्से की ब्लड वेसल में थ्रोम्बस का बन जाना, क्लॉट का बन जाना, और इसकी वजह से उस एरिया की ब्लड वेसल्स में इन्फ्लामेशन का आना थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस है। क्लॉट या थ्रोम्बस की वजह से ब्लड वेसल्स का डायलेट हो जाना, स्वेल हो जाना थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस कंडीशन कहलाती है। अब इस कंडीशन के अंदर हम क्लाइंट को कहेंगे कि वो कभी भी डेफिकेट करते समय स्ट्रेनिंग नहीं करे, अदरवाइज उसके अंदर डैमेज हो सकता है। लेग एरिया को थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस कंडीशन होने पर कभी भी मसाज नहीं करते, क्योंकि यहाँ से थ्रोम्बस मसाज की वजह से निकलकर लंग्स में जा सकता है और क्लाइंट में पल्मोनरी एम्बोलिज्म जैसी डेंजरस कंडीशन हो सकती है, जिसके बाद क्लाइंट की डेथ तक हो सकती है। ऑप्शन सी के अंदर कहा गया है कि हम क्लाइंट को ओरल एंटीकोगुलेंट्स लेने के लिए कहेंगे या उसे जो प्रेस्क्राइब किए गए हैं हम उसे देंगे। तो ये बिल्कुल सही है, एंटीकोगुलेंट्स देने से और ज़्यादा क्लॉट नहीं बनेंगे, थ्रोम्बस फॉर्मेशन नहीं होगा, और थ्रोम्बस फॉर्मेशन नहीं होगा तो ये सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगी। तो ये टीचिंग दी जा सकती है, तो इसे भी हम सही आंसर नहीं मानेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर एक्सेप्ट वर्ड लिखा गया था, यानी कि कौन सी चीज हमें नहीं करने को कहनी है, तो रिमेनिंग ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। हम क्लाइंट को कभी भी उसके पैरों को इस प्रकार से डिपेंडेंट पोजीशन में रखने के लिए नहीं कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए पेशेंट या आपका चेयर के ऊपर इस तरह से बैठा हुआ है, तो इस तरह से जब वो बैठेगा तो पैरों को नीचे लटका कर रखेगा, तो डिपेंडेंट पोजीशन में हम कभी भी पैरों को रखने के लिए नहीं कहेंगे। अदरवाइज थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस में जो वेन्स डायलेटेड हो रही हैं वो ब्रस्ट हो सकती हैं, ब्लीडिंग हो सकती है, ये रिस्क यहाँ पर रह सकता है। तो ऑलवेज अवॉइड द डिपेंडेंट पोजीशन in a patient who is having thrombophlebitis condition. Next question is, which sweet gland is non-functional in children till the age of 12 years? इनमें से कौन सी स्वेट ग्लैंड है जो कि 12 साल की उम्र तक इनएक्टिव रहती है, नॉन फंक्शनल रहती है, अपना काम नहीं करती है? सिरोमिनस, एक्राइन, एपोक्राइन, या फिर ये सभी? देखिए, हमारे शरीर के अंदर दो प्रकार की स्वेट ग्लैंड्स होती हैं। पहला तो होता है एक्राइन ग्लैंड और दूसरा होता है एपोक्राइन ग्लैंड। यहाँ पर जो ये एक्राइन ग्लैंड है, ये एक्टिव हो जाती है बर्थ से, यानी जन्म के बाद से ही ये ग्लैंड एक्टिव हो जाती है, अपना काम करने लगती है। लेकिन जो ये एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड है, ये प्यूबर्टी के बाद एक्टिव होती है, या यूं कहें कि 10 से 12 साल की उम्र के बाद में ये एक्टिव होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही माना जाएगा। एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड इज नॉन फंक्शनल टिल द एज ऑफ प्यूबर्टी और 12 years. Next question is, which thyroid hormone are primarily responsible for regulation of? थायराइड हार्मोन इनमें से किस चीज को मेनली रेगुलेट करते हैं? बॉडी मेटाबॉलिज्म को, एक्सक्रीशन को, रेस्पिरेशन को, या फिर इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। हमारे थायराइड ग्लैंड द्वारा सिक्रीट किए जाने वाले हार्मोन्स हमारी बॉडी की मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं। ज़्यादा थायराइड हार्मोन के सिक्रेशन से हमारा बॉडी मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, जबकि कम थायराइड हार्मोन के सिक्रेशन के कारण बॉडी मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज करेक्ट रिगार्डिंग सिकल सेल एनीमिया। इनमें से सिकल सेल एनीमिया के लिए कौन सा ऑप्शन सही है? लो हीमोग्लोबिन लेवल एंड सिकल्ड आरबीसी, कॉज ऑफ हीमोलाइटिक एनीमिया,
fetal HB is protective factor. Option D, all of the above. नॉर्मली हमारी जो आरबीसी होती है वो डिस्क शेप की होती है, राउंड डिस्क शेप की होती है। और जब क्लाइंट के अंदर सिकल सेल एनीमिया होता है तो इस एब्नॉर्मलिटी के अंदर जो सेल का आकार है वो राउंड फ्लैट डिस्क से इस प्रकार से हो जाता है, सिकल्ड शेप हो जाता है। हम जो खेतों में फसल को काटने के लिए हंसिया इस्तेमाल करते हैं उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार की होती है। इसे ही हम इंग्लिश में सिक्कल शेप बोलते हैं, सिक्कल बोलते हैं। और अगर आरबीसी का आकार इस हंसिए की तरह होती है, फसल को काटने वाले इक्विपमेंट की तरह हो जाती है, तो ये चीज सिक्कल सेल एनीमिया है। अब इस तरह की शेप की जो आरबीसी है वो ब्लड में ना तो आगे ट्रांसपोर्ट हो पाएगी, और अगर आरबीसी ट्रांसपोर्ट नहीं होगी तो ऑक्सीजन का भी ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा, और क्लाइंट में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन का ना होना एनीमिया डिजीज को कॉज करता है। तो हम कह सकते हैं कि आरबीसी का शेप सिकल हो जाने के कारण ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा है, तो ये चीज सिकल सेल एनीमिया कंडीशन के रूप में जानी जाती है। सिकल सेल एनीमिया होने पर हीमोग्लोबिन का लेवल कम होने लगेगा और आरबीसी का आकार सिकल्ड हो जाएगा, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके अलावा आरबीसी जब इस शेप की हो जाएंगी तो इनका डैमेज बढ़ जाएगा, जल्दी ही ये डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो इसकी वजह से इसमें हीमोलाइटिक कंडीशन बढ़ जाएगी। और एचबी लेवल का बढ़ना इस कंडीशन को प्रोटेक्ट करता है, तो ये ऑप्शन भी सही है। सो ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पोलियोमाइलाइटिस इज, इनमें से पोलियो वायरस किस रूट द्वारा ट्रांसमिट होता है? ड्रॉपलेट, फीको ओरल, डायरेक्ट कांटेक्ट या फिर वेक्टर के द्वारा? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। पोलियो वायरस जो है वो फीको ओरल रूट से फैलता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू ये ट्रांसमिट होता है। प्रदूषित खाना, प्रदूषित पानी पीने से ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉपुलेशन क्राइटेरिया फॉर पीएससी। अगर आपको किसी जगह पर एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर ओपन करना है तो उसके लिए वहाँ मिनिमम कितनी जनसंख्या होनी चाहिए, कितने लोग वहाँ पर रहने चाहिए? ऑप्शन ए कहता है कि 20,000 हिली ट्राइबल एरिया में, डिफिकल्ट एरियाज में, और 30,000 प्लेन एरियाज में। ऑप्शन बी कहता है 25,000 डिफिकल्ट एरिया में, 20,000 प्लेन एरिया में। ऑप्शन सी कहता है 20,000 डिफिकल्ट एरिया में, 25,000 प्लेन एरिया में। ऑप्शन डी कहता है 30,000 डिफिकल्ट एरिया में और 20,000 प्लेन एरिया में। अगर किसी जगह पर आपको सब सेंटर ओपन करना है, तो अगर आप किसी हिली, ट्राइबल या डिफिकल्ट डेजर्ट एरिया में खोल रहे हैं, यानी ऐसा कोई पहाड़ी क्षेत्र है या फिर ऐसा जनजातीय क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र है या कोई रेगिस्तानी क्षेत्र है, तो ऐसी जगह पर अगर आप सब सेंटर ओपन करते हैं जहां पहुंच पाना मुश्किल है, तो वहां पर आपको 3,000 की आबादी चाहिए होती है। और अगर मैदानी क्षेत्रों में, प्लेन एरियाज के अंदर सब सेंटर खोलते हैं जहां पर आसानी से पहुंचा जा सकता है, तो वहां पर अगर 5,000 लोग रहते हैं तो एक सब सेंटर आप ओपन कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका सब सेंटर का क्राइटेरिया। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सीएससी की, यानी कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की। अगर आप हिली, ट्राइबल, डेजर्ट, डिफिकल्ट एरियाज के अंदर सीएससी खोलना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कम से कम वहां पर 80,000 लोगों की आबादी चाहिए, 80,000 की पॉपुलेशन चाहिए। और अगर यही चीज आप प्लेन एरियाज के अंदर ओपन करना चाहते हैं तो वहां की पॉपुलेशन मिनिमम 1,20,000 के बीच होनी चाहिए। अब इस क्वेश्चन के आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही माना जाएगा। हिली, ट्राइबल, डेजर्ट और डिफिकल्ट एरियाज में यदि आबादी 20,000 है, 20,000 लोग उस एरिया में रहते हैं, तो वहां पर आप एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर पीएससी खोल सकते हैं।
और अगर आपको किसी प्लेन एरिया में, मैदानी एरिया में खोलना है, जहाँ पर आसानी से पहुँचा जा सकता है, तो वहाँ पर कम से कम 30,000 की जनसंख्या होनी चाहिए, 30,000 पॉपुलेशन होनी चाहिए टू ओपन द प्राइमरी हेल्थ सेंटर और पीएचसी। टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन। Next question is function of LDL is to transport of low density lipoprotein किसका ट्रांसपोर्ट करता है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए ट्राइग्लिसराइड्स फ्रॉम इंटेस्टाइन्स टू एडिपोज टिश्यू, ऑप्शन बी कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम लीवर टू पेरिफेरल टिश्यूज, ऑप्शन सी कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम पेरिफेरल टिश्यूज टू लीवर, ऑप्शन डी फ्री फैटी एसिड्स फ्रॉम एडिपोज टिश्यू। यहाँ पर लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन के फंक्शन के बारे में आपको बताना है, ये किसका ट्रांसपोर्टेशन करता है। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को हम बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से भी जानते हैं और यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। हमारा जो एलडीएल है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, ये कोलेस्ट्रॉल को लीवर से पेरिफेरी टिश्यूज की तरफ शिफ्ट कर देता है, यानी कि लीवर में कोलेस्ट्रॉल को मेटाबोलाइज नहीं करने देता। ये लीवर से इसे लेकर पेरिफेरी टिश्यूज में भेज देता है और वहां पर जाकर ये ब्लड वेसल्स के अंदर एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्लाइंट में हार्ट डिजीज होने की संभावना, पेरिफेरी ब्लड वेसल्स डिजीज होने की संभावना, कोरोनरी आर्टरी डिजीज होने की संभावना बढ़ जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हमें डाइट में जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है इसका कम से कम सेवन करना चाहिए, अदरवाइज ये हार्ट की हेल्थ को खराब कर सकता है। इसके ऑपोजिट जब हम एक्सरसाइज करते हैं, अच्छी डाइट लेते हैं, प्रॉपर रेस्ट करते हैं, तो हमारे जो पेरिफेरल टिश्यूज हैं वहाँ से मौजूद जो कोलेस्ट्रॉल है उसे लीवर तक पहुँचाने वाले हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन की मात्रा बनने लगती है, बढ़ने लगती है। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जिसे आप गुड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जानते हैं, उसका क्या फंक्शन होता है, तो आप बता सकते हैं कि ये पेरिफेरी टिश्यूज में मौजूद कोलेस्ट्रॉल को यहाँ से लेकर लीवर तक पहुँचा देता है और लीवर इस कोलेस्ट्रॉल को मेटाबोलाइज करके बॉडी के आवश्यकताओं को पूरी करता है। तो एचडीएल का काम है कोलेस्ट्रॉल को लीवर तक लेकर आना, ताकि ये ब्लड वेसल्स में जमे नहीं, इससे हार्ट प्रॉब्लम्स ना हो और बॉडी की आवश्यकताएं फैटी एसिड्स आदि की पूरी होती रहें। Next question is the fetal kidneys start producing urine at fetal kidneys किस समय यूरिन का निर्माण शुरू कर देती हैं? 12 वीक्स, 8 वीक्स, 14 वीक्स, 10 वीक्स। Option A is correct. At 12 weeks of gestation, fetus start producing urine. Next question is complete oxidation of one molecule of glucose yields how many ATPs? जब हम एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज करते हैं तो हमें उससे कितने एटीपी मिलते हैं, कितनी एनर्जी मिलती है? 24, 12, 129 या 36? एक ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कितने एटीपी देता है? यस, एग्जैक्टली द राइट आंसर इज ऑप्शन डी 36। वन ग्लूकोज molecule oxidize and gives us 36 adenosine triphosphate atoms. Next question is what should the nurse teach a client who is taking antihypertensive to minimize orthostatic hypotension? इनमें से आप एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स लेने वाले पेशेंट को ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कंडीशन ना डेवलप हो, इसके लिए कौन सा इंस्ट्रक्शन देंगे? ऑप्शन वन, वियर सपोर्ट हॉर्स कंटिन्यूअसली, आप उसे सपोर्ट हॉर्स लगातार पहनने के लिए कहेंगे। ऑप्शन टू, लाई डाउन फॉर 30 मिनट्स आफ्टर टेकिंग मेडिसिन, इस मेडिसिन को लेने के बाद कम से कम 30 मिनट आपको
लेट जाना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए, लाई डाउन होना चाहिए। ऑप्शन 3, अवॉइड टास्क दैट रिक्वायर हाई एनर्जी एक्सपेंडिचर। आपको ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिसे पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी होती है। ऑप्शन 4, सिट ऑन द एज ऑफ द बेड फॉर 5 मिनट्स बिफोर स्टैंडिंग। जब भी इन पेशेंट्स को बेड से उठकर खड़ा होना हो, बेड से बाहर आना हो, तो उसे पहले बेड के कोने कोने पर, एज पर कम से कम 5 मिनट बैठना चाहिए। सबसे पहले एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन का इस्तेमाल हाई ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में किया जाता है। ऑर्थो ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन का मतलब होता है, अगर कोई पेशेंट बीपी कम करने की दवा ले रहा है, एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन ले रहा है, और मान लीजिए वो अपने बेड पर इस तरह से लेटा हुआ है। अब अगर ये पेशेंट अचानक से बेड से उठकर खड़ा हो जाएगा, तो इन एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन के कारण जो क्लाइंट का ब्लड प्रेशर कम है, वो अचानक उठने के कारण, ग्रेविटी के बीच में डिस्टरबेंस होने के कारण और ज़्यादा ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, और अचानक इस क्लाइंट को चक्कर आ जाएंगे, वर्टिगो कंडीशन होगी, और क्लाइंट जो है नीचे गिर जाएगा, जिससे उसे इंजरी हो जाएगी, चोट लग जाएगी। तो ऑर्थोस्टैटिक पोजीशन, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन का मतलब है, क्लाइंट जब लाइंग डाउन पोजीशन से सिटिंग या अप स्टैंडिंग पोजीशन में आता है, तो अचानक उसका ब्लड प्रेशर बहुत कम हो जाता है। यही चीज ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन है। पोजीशन चेंज के कारण बीपी का कम होना ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन है। और अगर क्लाइंट में इस तरह की कंडीशन है, तो हम उसे कहेंगे कि जब भी आपको बेड पर आप लेटे हैं और आपको बेड से बाहर आना है, उठना है, खड़ा होना है, तो आप सबसे पहले क्लाइंट बेड के एज पर, यानी बेड के सिरहाने पर एक तरफ पैर को लटकाकर थोड़ी देर बैठ जाएंगे, जिससे कि जो ग्रेविटी है वो बैलेंस हो जाएगी, सर्कुलेशन बैलेंस हो जाएगा, और अब आप धीरे से उठ सकते हैं। इसमें आपको अब हाइपोटेंशन नहीं होगा, चक्कर नहीं आएगा, वर्टिगो नहीं होगा, डिजीनेस नहीं होगा, और आप में रिस्क ऑफ फॉल इंजरी होने का खतरा भी हट जाएगा। सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यूरिया इज अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस मेटाबॉलिज्म। इनमें से किस सब्सटेंस की मेटाबॉलिज्म के बाद यूरिया जैसे वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं? न्यूक्लिक एसिड, एमिनो एसिड, मसल टिश्यू या कार्बोहाइड्रेट्स? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, एमिनो एसिड। आपने इस बात को पढ़ा होगा कि हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है, जिससे यूरिया बनता है। अब ये प्रोटीन किससे बनता है? तो एमिनो एसिड और एमिनो एसिड आपस में जुड़कर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा घुमाया गया था। प्रोटीन से यूरिया बनता है मेटाबॉलिज्म के बाद, और प्रोटीन का फॉर्मेशन एमिनो एसिड आपस में जुड़कर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर हाइपरटेंशन इंक्लूड। हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट के लिए बेस्ट मेथड या ट्रीटमेंट ऑप्शन कौन सा है? सोडियम रेस्ट्रिक्टेड डाइट, वेट रिडक्शन प्रोग्राम, एक्सरसाइज, या फिर ये सभी? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। हाइपरटेंशन को मैनेज करने के लिए सोडियम रेस्ट्रिक्टेड डाइट, यानी साल्ट रेस्ट्रिक्टेड डाइट, वेट रिडक्शन प्रोग्राम और एक्सरसाइज सभी अच्छे ऑप्शंस हैं, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट वन, इन विच वीक ऑफ प्रेगनेंसी ब्रेन इज फॉर्म्ड। कितने सप्ताह की प्रेगनेंसी पर ब्रेन का निर्माण होने लगता है? 12 वीक, 18 वीक, 20 वीक, 24 वीक? द करेक्ट आंसर इज
ऑप्शन ए, देखिएगा, प्रेगनेंसी पीरियड में ब्रेन का जो डेवलपमेंट होता है वो 12 सप्ताह की प्रेगनेंसी से शुरू हो जाता है। सॉरी, 12 सप्ताह की प्रेगनेंसी तक ब्रेन का जो इनिशियल डेवलपमेंट है, शुरुआती विकास है, वो हो जाता है। 12 सप्ताह का मतलब हो गया प्रेगनेंसी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर, यानी कि पहले 3 महीनों में बच्चे के दिमाग का शुरुआती विकास हो जाता है। तो इस ऑप्शन में से हम 12 वीक को सही मानेंगे। वैसे तो बच्चे का डेवलपमेंट एक कंस्टेंट प्रोसेस होता है, जो कि बच्चे के फर्टिलाइजेशन से शुरू होकर बच्चे के लगातार 2 साल 3 साल की उम्र तक चलता ही रहता है, लेकिन जो मेन जो डेवलपमेंट है वो 12 सप्ताह की उम्र तक हो जाता है। इसके अलावा आप चाहें तो ये नोट कर सकते हैं, फर्टिलाइजेशन के बाद 4 सप्ताह की प्रेगनेंसी होने पर जो भ्रूण है, जाइगोट है, उसके अंदर न्यूरल ट्यूब का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। न्यूरल ट्यूब का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है और इसके 3 हिस्से बन जाते हैं। इनमें पहला होता है प्रोसेनसिफेलॉन, जिसे आप फोर ब्रेन कहते हैं, और फिर होता है मिड ब्रेन वाला एरिया जिसे मिसेनसिफेलॉन कहा जाता है, और फिर होता है तीसरे नंबर पर हिड ब्रेन वाला एरिया जिसे आप रोम्बेनसिफेलॉन के नाम से जानते हैं। पूरे कॉन्सेप्ट को समराइज करेंगे, जब फर्टिलाइजेशन होता है उसके 4 सप्ताह पर बच्चे में, जाइगोट में न्यूरल ट्यूब का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, यानी न्यूरल ट्यूब आगे 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, जिसमें प्रोसेनसिफेलॉन, मेसेनसिफेलॉन और रोम्बेनसिफेलॉन 3 एरियाज बनते हैं। अब ब्रेन का जो डेवलपमेंट है पहले 3 महीनों में इनिशियल डेवलपमेंट बच्चे का हो जाता है, और उसके बाद बच्चे का ब्रेन का 90% जो डेवलपमेंट है उसके 2 साल या 2.5 साल की उम्र होने तक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डाइटरी इसेंशियल? इनमें से किस ऑप्शन को डाइटरी फूड के रूप में लेना जरूरी है, यानी कि ये हमारे शरीर में बन नहीं सकता, हमें इसे फूड सोर्स के थ्रू लेना जरूरी होता है? पाल्मिटिक एसिड, ओलिक एसिड, लिनोलिक एसिड या फिर स्टेरिक एसिड? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, लिनोलेनिक एसिड। लिनोलेनिक एसिड को आप अल्फा लिनोलेनिक एसिड के रूप में भी जानते हैं। बेसिकली ये एक प्रकार का ओमेगा 3 फैटी एसिड है। इट इज अ ओमेगा 3 फैटी एसिड, और ये जो है हमारी नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है, और हमारा शरीर इसे बना नहीं सकता, इसलिए हमें इसेंशियली इसे डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये किस फूड सोर्स से आपको मिलता है, तो आप बता सकते हैं कि ये हमें नट्स से मिलता है, यानी कि नट्स के एग्जाम्पल की बात की जाए तो वॉलनट्स, यानी जो अखरोट आते हैं, वॉलनट्स आते हैं, उनमें ये अल्फा लिनोलेइक एसिड होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जो कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए इसेंशियल है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कई बार न्यूट्रिशन से इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द पैरेट लाइक रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स स्पोकन बाय अदर्स इज नोन एज? किसी और के द्वारा बोले गए शब्दों को हूबहू तोते की तरह दोहराना, उसकी नकल करना, कॉपी करना, किस टर्म द्वारा डिनोट किया जाता है? एनमैशमेंट, इकोप्रैक्सिया, इकोलेलिया, नियोलॉजिज्म? इस क्वेश्चन को प्रीवियस एग्जाम में कई बार पूछा गया है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, इकोलेलिया। अगर कोई व्यक्ति या पेशेंट दूसरे के द्वारा बोले गए शब्दों को हूबहू बिना किसी उद्देश्य के लगातार दोहराता है, तो ये चीज इकोलेलिया के रूप में जानी जाती है।
इसी से सिमिलर वर्ड है इकोप्रेक्सिया। अगर किसी के द्वारा की गई फिजिकल एक्टिविटी को बिना किसी उद्देश्य के लगातार दोहराया जाता है यानी दूसरे की नकल की जाती है तो ये इकोप्रेक्सिया है। इकोलेलिया के अंदर तो कहे हुए शब्दों को दोहराया जाता है, कॉपी किया जाता है। यहाँ पर इकोलेलिया, एल फॉर लैंग्वेज से याद रखिएगा। इकोप्रेक्सिया में पी आता है तो ये फिजिकल एक्टिविटी को बताता है, यानी किसी और के द्वारा किए गए एक्शन को हूबहू कॉपी करना, बार बार रिपीटेटिवली दोहराना इकोप्रेक्सिया है। नियोलॉजिज्म का मतलब होता है नए शब्दों को बना देना जिसका कोई मीनिंग नहीं हो। न्यू वर्ड कॉइनिंग इज द टर्म नियोलॉजिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेड पैच ऑन द सॉफ्ट टिश्यू इज नोन एज। हमारे बॉडी में टिश्यूज के ऊपर लाल निशान का होना, रेड पैच का होना क्या कहलाता है? ल्यूकोप्लेकिया, इरिथ्रोप्लेकिया, मेस्टोडाइनिया या फिर ऑप्शन ए एंड बी बोथ। प्रीवियस क्लासेस के अंदर हमने आपको बताया था कि अगर ओरल म्यूकोसा या बॉडी की किसी भी म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर इंटरनल साइड में सफेद पैच होता है, वाइट पैच होता है, तो ये कंडीशन जो है ल्यूकोप्लेकिया के रूप में जानी जाती है। और अगर अब यहाँ रेड पैच डेवलप हो जाता है, लाल चकता, लाल निशान, रेड स्पॉट बन जाता है, तो ये चीज जो है इरिथ्रोप्लेकिया के रूप में जानी जाती है। Red spot formed on the mucous membrane lining in the mouth or other body part is known as erythroplakia। और इसका क्या कॉज होता है ये क्लियर नहीं है। It occurs with no definite cause। Next question is a client is receiving Coumadin or warfarin. The nurse explains the need for careful regulation of dietary intake of vitamin K. What physiological process does vitamin K promote that make this instruction essential? एक पेशेंट है जिसे आप वॉरफेरिन ड्रग दे रहे हैं। इस पेशेंट को सावधानी से विटामिन के फूड सब्सटेंस या खाद्य पदार्थ लेने की सलाह क्यों जरूरी रूप से दी जानी चाहिए? वॉरफेरिन ड्रग लेने वाले पेशेंट्स को क्यों विटामिन के भोजन में कम या लिमिटेड मात्रा में लेने की सलाह दी जाती है, ये आपको बताना है। प्लेटलेट एग्रीगेशन के कारण, आयोनाइजेशन ऑफ ब्लड कैल्शियम के कारण, फिब्रिनोजन फॉर्मेशन बाय लीवर के कारण और प्रोथ्रोम्बिन फॉर्मेशन बाय लीवर के कारण। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए ऑप्शन 2 के अंदर कहा गया है कि आयोनाइजेशन ऑफ विटामिन के कारण, तो आप याद रखें विटामिन के विटामिन के कैल्शियम का आयोनाइजेशन नहीं करवाता है। विटामिन के द्वारा कभी भी प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन प्रमोट नहीं किया जाता। एग्रीगेशन का मतलब हो गया प्लेटलेट्स आपस में जुड़कर क्लम्प या क्लॉट फॉर्मेशन करती हैं, वो विटामिन के द्वारा नहीं प्रमोट करा जाता। ऑप्शन 3 के अंदर कहा गया है कि फिब्रिनोजन फॉर्मेशन बाय लीवर, तो इसके लिए भी विटामिन के रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट हियर। जब हम क्लाइंट को विटामिन के देते हैं तो ये विटामिन के लीवर के अंदर पहुंचता है और वहां पर जाने के बाद प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करवाता है, प्रोथ्रोम्बिन का फॉर्मेशन करवाता है। और ये जो प्रोथ्रोम्बिन है ये वॉरफेरिन के इफेक्ट को रिवर्स कर देता है, यानी वॉरफेरिन या काउमेडिन जो ड्रग है ये एक ओरल एंटीकोगुलेंट मेडिसिन है, यानी इसे लेने के बाद ब्लड के अंदर क्लॉट नहीं बनते। और अगर आपने क्लाइंट को ज्यादा विटामिन के दिया तो ये लीवर में जाकर प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करवाएगा, जिससे कि इस ड्रग का इफेक्ट कम हो जाएगा और बॉडी में क्लॉटिंग प्रोसेस बढ़ने लगेगी, होने लगेगी। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर कोई पर्सन एंटीकोगुलेंट ले रहा है, काउमेडिन, वारफेरिन जैसे सब्सटेंस ले रहा है, तो उन्हें कभी भी विटामिन के नहीं लेना चाहिए, अदरवाइज ये ड्रग इफेक्टिव नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज इज नॉट अ सिम्टम ऑफ वेजाइनल एट्रोपी? इनमें से वेजाइनल एट्रोपी का सिम्टम कौन सा नहीं है?
वेजाइनल एट्रोपी मोस्टली ओल्ड एज में एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी के कारण होने वाली डिजीज कंडीशन है, और इसमें कौन सी फाइंडिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी ये आपको बताना है। ऑप्शन ए कहता है लेंथनिंग ऑफ द वेजाइनल कैनाल, ऑप्शन बी कहता है थिनिंग ऑफ वेजाइनल वॉल्स, ऑप्शन सी कहता है डिक्रीज वेजाइनल लुब्रिकेशन, ऑप्शन डी यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। The right answer is option A, lengthening of vaginal canal. वेजाइनल एट्रोपी वाली डिजीज कंडीशन में कभी भी वेजाइनल कैनाल की लेंथ बढ़ती नहीं है, उल्टा ये श्रिंक होती है, घट जाती है, छोटी हो जाती है। वेजाइनल एट्रोपिक वेजाइनाइटिस कंडीशन होने पर वेजाइनल थिनिंग, ड्राइनेस, बर्निंग, इचिंग, डिस्चार्ज, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, डिक्रीज वेजाइनल लुब्रिकेशन, शॉर्टनिंग, टाइटनिंग, ये सभी चीजें यहाँ देखने को मिलती हैं। और वेजाइनल एरिया में लुब्रिकेशन होने के कारण, लुब्रिकेशन कम होने के कारण अगर सेक्सुअल एक्ट किया जाता है, इंटरकोर्स किया जाता है, तो ये बहुत ज्यादा पेनफुल होता है, और ये पेनफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स डिस्पेरिन्यूरिया कंडीशन द्वारा, टर्म द्वारा डिनोट किया जाता है। यहाँ पर चाहे तो आप नोट कर सकते हैं डिस्पेरिन्यूरिया, पेनफुल इंटरकोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्लूकोनियोजेनेसिस इज इनहिबिटेड बाय, किसी नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस से ग्लूकोज बनाने का प्रोसेस ग्लूकोनियोजेनेसिस के रूप में जाना जाता है, और इस चीज को इनमें से कौन सा प्रोडक्ट रोकता है? ग्रोथ हार्मोन, ग्लूकेगॉन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स या इंसुलिन? कौन सा ऑप्शन ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस को इनहिबिट करता है, रोकता है? Yes, option D is absolutely correct. Insulin is the thing, insulin is the hormone that stops the production of glucose from non-carbohydrate substances. Next question is, in pregnancy, heart beating and gestational tract development start in fetus which month? Pregnancy में फीटस की हार्ट बीट और जीआई सिस्टम का डेवलपमेंट किस समय होने लगता है? 1st मंथ में, फर्स्ट एंड फोर्थ मंथ में, 7th मंथ में, 9th मंथ में? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। बच्चे में हार्ट बीटिंग और जीआई सिस्टम का डेवलपमेंट पहले ही महीने में शुरू हो जाता है, और जो हार्ट बीटिंग है वो आपको 21st डे पर शुरू हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a nurse is caring for a client with underactive thyroid gland. Which responses should the nurse expect the client to exhibit as a result of decreased level of triiodothyronine and T4 hormone? अगर किसी पर्सन की थायराइड ग्लैंड अपनी एक्टिविटी कम कर दे, अपने हॉर्मोन्स का निर्माण कम कर दे, तो इससे शरीर पर क्या चेंजेस आएंगे, क्या इफेक्ट्स आएंगे, ये आपको बताना है। ऑप्शंस आर इरिटेबिलिटी, टैकीकार्डिया, वेट गेन, कोल्ड इंटॉलरेंस, प्रोफ्यूज डायफोरेसिस। यहाँ पर एक से ज्यादा सही आंसर्स हैं। थायराइड ग्लैंड यदि T3 और T4 हार्मोन का सिक्रीशन कम कर दे, थायराइड हार्मोन्स का सिक्रीशन कम कर दे, तो इससे कौन सी फाइंडिंग डेवलप हो सकती है? सबसे पहले हम ऑप्शन ए की बात करते हैं। तो अगर T3 और T4 हार्मोन कम हो जाएंगे, तो हमारे शरीर के अंदर लेथार्जी देखने को मिलेगी, ना कि इरिटेबिलिटी। जो थायराइड ग्लैंड है, हमारी जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है, बीएमआर है, बेसल मेटाबॉलिज्म सिस्टम है,
उसे रेगुलेट करने का काम करता है। तो अगर थायराइड अपना काम धीरे कर देगी तो हमें आलस आएगा, लिथार्जी होगा। सो ऑप्शन 1 इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं टैकीकार्डिया होगा या नहीं इसकी। देखिए, हमने आपको बताया कि थायराइड हार्मोन कम होने के कारण जो बॉडी की मेटाबॉलिज्म है वो कम हो जाएगी, और मेटाबॉलिज्म कम होने के कारण ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट भी शरीर में कम हो जाएगी। तो हमारा जो हार्ट है वो नॉर्मल तरीके से काम करेगा, वहां पर टैकीकार्डिया नहीं देखने को मिलेगा। हार्ट रेट नॉर्मल से थोड़ी कम हो सकती है बिकॉज हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म धीमे होने के कारण ऑक्सीजन की आवश्यकता भी कम हो गई है, तो हार्ट अपने फंक्शन को स्लो डाउन कर देगा। तो ऑप्शन 2 भी यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। ऑप्शन 3 के अंदर कहा गया है कि हमारा वेट बढ़ जाएगा। यस, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। जब हमारा जो बेसल मेटाबॉलिज्म है वो कम हो जाएगा तो इसकी वजह से हमारे अंदर वेट गेन देखने को मिलेगा, हमारा वजन बढ़ने लगेगा। ऑप्शन 4 के अंदर कहा गया है कि कोल्ड इंटॉलरेंस हो जाएगा, यानी कि हम ठंड बर्दाश्त नहीं करेंगे। थोड़ी भी सर्दी पड़ने पर हमें बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी, बहुत दिक्कत होने लगेगी। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। जब हमारी थायरॉइड ग्लैंड थायरॉइड हार्मोन प्रोड्यूस नहीं कर रही है, तो हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो कम होने लगेगा, और मेटाबॉलिज्म कम होने के कारण जो हमारे शरीर में हीट का प्रोडक्शन है वो भी डिक्रीज हो जाएगा, और हीट प्रोडक्शन नहीं होने के कारण हम कोल्ड इंटॉलरेंस फील करेंगे, यानी सर्दी को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ऑप्शन 5 के अंदर कहा गया है कि बहुत ज़्यादा डायफोरेसिस होगा, यानी बहुत ज़्यादा पसीना आएगा, जो कि एक गलत फाइंडिंग है। अगर हमारी बेसल मेटाबॉलिक रेट ही कम हो गई है, शरीर की मेटाबॉलिज्म ही धीमे हो गई है, तो हमारी स्किन जो है वो ड्राई हो जाएगी, ना कि मोइस्ट होगी, ना वहाँ पर पसीना देखने को नहीं मिलेगा। डायफोरेसिस का मतलब है स्वेटिंग या पसीना, सो ये ऑप्शन भी यहाँ पर गलत होगा। जब भी हमारी थायराइड ग्लैंड कम काम करेगी तो बीएमआर घट जाएगा। इससे हमें हमेशा आलस आएगा, यानी लिथार्जी होगा, ब्रेडिकार्डिया होगा, यानी हार्ट रेट कम हो जाएगी, वजन बढ़ने लगेगा, ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, यानी कि हीट प्रोडक्शन कम होने के कारण कोल्ड इंटॉलरेंस हो जाएगा, और हमारी स्किन ड्राई होगी, पसीना नहीं आएगा, यानी नो डायफोरेसिस और स्वेटिंग कंडीशन यहाँ पर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a client after nephrectomy just received from OT in PACU ward. So what position is best for this client? किसी पेशेंट के अंदर नेफ्रेक्टोमी किया गया है। नेफ्रेक्टोमी का मतलब होता है सर्जरी द्वारा किडनीज को रिमूव करना। नेफ्रो शब्द किडनी का इसके लिए यूज किया जाता है, और एक्टोमी शब्द का मतलब होता है टू रिमूव, यानी कि किडनी को सर्जरी द्वारा रिमूव करना नेफ्रेक्टोमी सर्जरी के रूप में जाना जाता है। किसी पेशेंट में आपने नेफ्रेक्टोमी प्रोसीजर करवा कर उसे ओटी से पीएसीयू वार्ड में रिसीव किया, पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट वार्ड में रिसीव किया। अब इस पेशेंट को आप वहां पर कौन सी पोजीशन देंगे ये आपको बताना है। सेमी फॉबलर्स, फॉबलर्स, सुपाइन विथ हेड टर्न टू साइड, प्रॉन पोजीशन। नेफ्रेक्टोमी सर्जरी के बाद क्लाइंट को कौन सा पोजीशन दिया जाएगा ये आपको बताना है। यहाँ पर प्रोन पोजीशन सही नहीं है। अगर आप क्लाइंट को फॉवलर्स या सेमी फॉवलर्स पोजीशन देते हैं तो क्लाइंट को लो इंट्राक्रेनियल प्रेशर वाली कंडीशन हो सकता है, जिससे क्लाइंट में ब्रेन herniation हो सकता है, और इससे क्लाइंट को सीवियर हेडेक जैसी कंडीशन देखने को मिलेगी। तो सेमी फॉबलर्स और फॉबलर्स पोजीशन यहाँ अवॉइड करते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिएगा, जब भी किसी ऑपरेशन से पहले क्लाइंट को जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है
तो सर्जरी कंप्लीट होने के बाद पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट में हम उसे हमेशा सुपाइन और फ्लैट पोजीशन में रखते हैं। कभी भी उसका हेड एलिवेट नहीं करते या हेड के नीचे पिलो नहीं लगाते, क्योंकि अगर जनरल एनेस्थीसिया वाले पर्सन को आपने पिलो लगाया या हेड एलिवेट किया तो अचानक से क्लाइंट का जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है वो कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा और क्लाइंट में ब्रेन हर्निएशन हो सकता है, सीवियर हेडेक हो सकता है। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सी को हम सही इसलिए मानेंगे क्योंकि सुपाइन पोजीशन में रखने पर, फ्लैट पोजीशन में देने पर क्लाइंट के अंदर आईसीपी मैनेज रहेगा और दूसरी बात क्लाइंट के हेड को एक तरफ टर्न करने से अगर उसमें कोई रिस्क ऑफ एस्पायरेशन है वो कम भी हो जाएगा। यानी क्लाइंट को अगर किसी वजह से कोई वॉमिट होती है तो जो वॉमिट का कंटेंट है, वॉमिटस है, वो क्लाइंट के माउथ में अंदर ना जाकर बाहर आ जाएगा, साइड से ड्रेन आउट हो जाएगा, तो रिस्क ऑफ एस्पायरेशन भी यहाँ खत्म हो जाएगा। तो सुपाइन विथ हेड टर्न टू साइड इज बेस्ट सुटेबल पोजीशन फॉर अ पर्सन आफ्टर नेफ्रेक्टोमी। इट maintains two important points. First, it decreases the chance of herniation in brain, and second, it decreases the risk of aspiration. Next question is, among the following autosomal dominant condition is, इनमें से autosomal dominant condition कौन सी है? सिकल सेल एनीमिया, एल्बिनिज्म, हेरिडेटरी स्पेरोसाइटोसिस, थैलेसीमिया। ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन बताना है आपको। यस, ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस जो है ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन है। इस डिजीज के अंदर रेड ब्लड सेल्स अपने लाइफ स्पैन को पूरा करने से पहले ही डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। नॉर्मली 120 दिनों का लाइफ साइकिल होता है आरबीसी का। अगर वो 120 दिनों से पहले ही डिस्ट्रॉय हो जाती है, खराब हो जाती है, डैमेज हो जाती है, तो ये कंडीशन हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस के नाम से जानी जाती है और ये एक ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, go through the following statement regarding swing of fluid in ICD and identify the correct statement. आप इन चारों ऑप्शंस को रीड करके उस ऑप्शन का सिलेक्शन करें जो कि आईसीडी इंटरकोस्टल ड्रेनेज ट्यूब में स्विंग ऑफ फ्लूइड के रिगार्डिंग सही है। ऑप्शन ए, द वाटर इन द वाटर सील चैम्बर विल राइज एंड फॉल विथ रेस्पिरेशन। इंटरकोस्टल ड्रेनेज सिस्टम के अंदर जो वाटर सील चैम्बर होता है उसमें जो वाटर है वो रेस्पिरेशन के साथ अप डाउन मूवमेंट करता है। ऑप्शन बी, स्विंग विल डिमिनिश एज द न्यूमोथोरैक्स रिजॉल्व। जैसे जैसे क्लाइंट में जो न्यूमोथोरैक्स कंडीशन है वो अगर ठीक होने लगती है, सुधर जाती है, ट्रीट हो जाती है, तो जो स्विंग है वाटर की वो भी कम होने लगती है। ऑप्शन सी, एक्सपेक्टेड सीजेशन ऑफ स्विंग में इंडिकेट ट्यूब इज ब्लॉक्ड और किंग्ड। अगर क्लाइंट में अचानक से रेस्पिरेशन के साथ वाटर की मूवमेंट कम हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है, तो इसका मतलब है कि या तो ट्यूब ब्लॉक हो गई है या फिर ट्यूब कहीं से मुड़ गई है। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। अगर हमारी प्लूरल कैविटी के अंदर एबनॉर्मल फ्लूइड, पस, एयर, वाटर, ब्लड कुछ भी एक्यूमुलेट हो जाए तो उसे एक ट्यूब लगाकर वहां से निकाला जाता है बाहर। इस प्रोसेस को हम इंटरकोस्टल ड्रेनेज सिस्टम के रूप में जानते हैं और इस सिस्टम के अंदर लगा वाटर सील चैम्बर क्लाइंट के रेस्पिरेशन के साथ यदि वाटर को अप डाउन राइज फॉल करता है तो इसका मतलब है सिस्टम सही काम कर रहा है। जब क्लाइंट में न्यूमोथोरैक्स कंडीशन ठीक होने लगती है यानी कि एबनॉर्मली प्लूरल स्पेस में भरी हवा वहां से बाहर निकलने लगती है तो जो वाटर स्विंग थी वो भी धीरे धीरे कम हो जाती है। ये स्टेटमेंट भी सही है। अगर क्लाइंट के अंदर ट्यूब किसी वजह से ब्लॉक हो गई है या मुड़ गई है तो क्लाइंट के अंदर वाटर स्विंग जो है वो नहीं देखने को मिलेगा। सो यहाँ पर सभी ऑप्शंस बिल्कुल सही हैं।
ऑप्शन डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्लाइट ऑफ आइडियाज इज सीन इन। किसी पेशेंट के मन में एक के बाद एक विचार का लगातार बिना कंट्रोल आना फ्लाइट ऑफ आइडियाज कहलाता है, और ये किस डिजीज कंडीशन में देखने को मिलता है? मेनिया में, मेंटल रिटार्डेशन में, डिप्रेशन में, या फिर कंपल्सिव डिसऑर्डर्स में? फ्लाइट ऑफ आइडियाज, दिमाग में एक के बाद एक लगातार तेजी से विचारों का आना, ये चीज मेनिया वाले पेशेंट्स में देखने को मिलती है। मेनिया इज अ मूड डिसऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द मैनेजमेंट ऑफ परसिस्टेंट हिकअप्स। अगर किसी क्लाइंट को लगातार हिचकियां आ रही हैं, हिकअप्स हो रहे हैं, तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट दिया जा सकता है? हम इस पर्सन को पानी पीने के लिए दे सकते हैं। हम पेशेंट में 3 से 10% कार्बन डाइऑक्साइड एडमिनिस्टर कर सकते हैं। हम पेशेंट को वॉक करने के लिए, खुली हवा में घूमने के लिए कह सकते हैं, या फिर ये सभी? कैसे पेशेंट में आ रही हिचकी को रोकने के लिए सलाह दी जाती है? हाउ टू प्रिवेंट हिकअप्स? नॉर्मली घरों में कहा जाता है कि जब हमें हिकअप्स आते हैं, हिचकी आती है, तो कोई हमें याद कर रहा होता है, और इसके बाद हमें पानी पीने की सलाह दी जाती है और कहा जाता है पानी पीने से हिचकी ठीक हो जाएगी। जबकि कुछ हद तक साइकोलॉजिकल इफेक्ट के कारण ये हो सकता हो, बट इसका एग्जैक्ट ट्रीटमेंट आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे 3 to 10% कार्बन डाइऑक्साइड। यानी जब भी आप किसी क्लाइंट के अंदर हिकअप्स होते देखते हैं, तो आप समझ जाइएगा कि इस क्लाइंट के डायफ्राम्स के अंदर स्पाज्म आ रहे हैं, और इसकी वजह से उसे हिकअप्स आ रहे हैं। डायफ्रैग्मेटिक स्पाज्म के कारण हिकअप्स जनरेट होते हैं, और इसके ट्रीटमेंट के लिए 3 to 10% कार्बन डाइऑक्साइड दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्लोबल वार्मिंग कॉजेस। ग्लोबल वार्मिंग के कारण कौन सी कंडीशन देखने को मिल रही है? इंक्रीज ड्राइनेस ऑफ क्लाइमेट, reduction reduce food production, increase sea level resulting floods, या फिर ये सभी? ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है हमारे एनवायरनमेंट में बढ़ रहे प्रदूषण के कारण, पॉल्यूशन के कारण जो अर्थ का टेम्परेचर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और अर्थ के टेम्परेचर बढ़ने के कारण जितने भी बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं, यानी कि बर्फ के टुकड़े हैं जहां पर बर्फ पाई जाती हैं, उन इलाकों से बर्फ पिघल रही है, और इससे जो समुद्र का लेवल है वो बढ़ रहा है, और इसके वजह से आसपास के इलाकों में फ्लड्स आ रही है, बाढ़ आ रही है। बाढ़ के कारण और बढ़ते हुए टेम्परेचर के कारण जो फूड है वो प्रॉपरली प्रोड्यूस नहीं किया जा रहा, जो फसलें हैं वो नष्ट हो रही हैं, क्रॉप डिस्ट्रॉयज हो रही हैं, इससे फूड प्रोडक्शन भी प्रभावित हो रहा है। लगातार टेम्परेचर बढ़ने के कारण क्लाइमेट के अंदर ड्राइनेस भी बढ़ रही है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग के कारण सभी ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लड यूरिया लेवल इज मार्कली इंक्रीज इन। इनमें से किस कंडीशन के अंदर ब्लड यूरिया लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा? रीनल डिजीजेज में, लीवर डिजीजेज में, प्रोटीन इंटेक में, या कार्डियक डिजीजेज में? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म के बाद में यूरिया जैसे वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, जो कि लीवर द्वारा मेटाबॉलिज्म के बाद बनाए जाते हैं। अब जब ये प्रोटीन डाइजेस्ट हुए और इनसे यूरिया बना, अब इस यूरिया को बॉडी से बाहर निकालने का काम किडनीज का होता है विद द यूरिन। अब अगर हमारी किडनीज ही काम ना करें, तो ये यूरिया बॉडी से बाहर यूरिन के साथ नहीं भेजा जाएगा, और इस सिचुएशन में ब्लड के अंदर यूरिया का लेवल बढ़ने लगेगा। तो याद रखिएगा, प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म के बाद में जो
एंड प्रोडक्ट बनता है, वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, वो होता है यूरिया। और ये जो यूरिया है उसे बॉडी से बाहर निकालने का काम किडनीज का होता है। और अगर किडनी डिजीज है, किडनी फिल्टर नहीं कर रही है, तो ये यूरिया यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर नहीं भेजा जाएगा और ब्लड में इसका लेवल बढ़ने लगेगा। तो हम कह सकते हैं कि रीनल डिजीजेस की कंडीशन में ब्लड में यूरिया लेवल बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सुक्रोज कंसिस्ट ऑफ। सुक्रोज का निर्माण किन से होता है? द फॉर्मेशन ऑफ सुक्रोज इज विथ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज या ग्लूकोज प्लस मैनोज। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जब आपस में जुड़ते हैं तो उससे सुक्रोज बनता है। सुक्रोज मीन्स ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। अगर ग्लूकोज और ग्लूकोज को आपस में जोड़ दिया जाए तो इससे डाइसैकेराइड्स बनेगा, जिसे हम माल्टोज का नाम देते हैं। तो ग्लूकोज और ग्लूकोज साथ में जुड़कर माल्टोज बनाते हैं और ग्लूकोज और फ्रुक्टोज आपस में जुड़कर सुक्रोज बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कीटोसिस इज ऑफ्टन सीन इन। इनमें से किस कंडीशन के अंदर कीटोसिस देखने को मिल सकता है? नेफ्राइटिस, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, मसल डिजेनरेशन या फिर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलाइटिस। ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। अगर किसी क्लाइंट में डायबिटीज कंडीशन, डायबिटीज मेलाइटिस कंडीशन कंट्रोल से बाहर होने लगती है, तो इस सिचुएशन में इस व्यक्ति की बॉडी में सेल्स को एनर्जी का सोर्स नहीं मिल पाता। और जब इन्हें अपनी एनर्जी की आवश्यकता को पूरा करना होता है तो ये बॉडी में मौजूद फैट को तोड़कर उससे एनर्जी लेने लगती है। जब हमारे शरीर में फैट टूटता है तो उससे कीटोन बॉडीज बनती हैं और इन कीटोन बॉडीज के बढ़ने को ही कीटोसिस का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पेल्विस कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ बोन्स। पेल्विस के निर्माण में कुल कितनी बोन्स पाई जाती हैं? 3, 2, 4, 5। कितनी बोन्स मिलकर पेल्विस बनाती हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। हमारे पेल्विस में टोटल 4 बोन्स पाई जाती हैं, जिनमें से 2 इनोनिमेट बोन्स होती हैं। इनोमिनेट बोन, इन्हें आप हिप बोन भी कह सकते हैं। और इसके अलावा एक सैक्रम होता है और एक कॉक्सिक्स होता है। टोटल 4 बोन्स मिलकर हमारा पेल्विस बनाती हैं, जिनमें 2 इनोनिमेट बोन होती हैं या इसे आप हिप बोन भी कह सकते हैं। एक सैक्रम होता है, एक कॉक्सिक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the thick collection of nerve fibers that connects the two hemispheres of the brain are known as। आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारा जो ब्रेन होता है वो इस तरह से 2 हेमिस्फेयर्स के आपस में जुड़ने से बड़ी संरचना होती है। हमारा ब्रेन जो है 2 हेमिस्फेयर्स के आपस में जुड़ने वाली संरचना से बनता है। अब ब्रेन के दोनों हेमिस्फेयर्स को आपस में जोड़ने के लिए जो नर्व फाइबर्स पाए जाते हैं, इसे किस नाम से जानते हैं? हमारा ये ब्रेन है, ब्रेन के 2 हिस्से हैं और इन दोनों हिस्सों को ये जो आपस में सब्सटेंस जोड़ रहा है, जिसे मैंने डार्क कलर से ड्रॉ किया है, इसे आप किस नाम से जानते हैं, ये बताता है आपको। कॉर्पस कैलोसम, हाइपोथैलेमस, पोन्स या फिर ब्रेन स्टेम। ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। हमारे ब्रेन में जो हेमिस्फेयर्स हैं उन्हें आपस में जोड़ने का काम जो नर्व फाइबर्स करते हैं वो एक्चुअल में वाइट मैटर से बने ब्रॉडबैंड स्ट्रक्चर्स होते हैं। इन्हें हम कॉर्पस कैलोसम के नाम से जानते हैं।
corpus callosum are the white matter substance that connects the hemispheres of the brain. सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने एम्स नॉरसेट एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक क्वेश्चंस को डिस्कस किया। होपफुली आपको आज की ये क्लास और कंटेंट अच्छा लगा होगा। कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह के रेगुलर वीडियोस देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वंस अगेन, बेस्ट ऑफ लक।